साथियों आज की इस वीडियो में आरपीआई और कांस्टेबल के लिए ऐसा पूरा मॉडल पेपर आप लोग देखने जा रहे हैं जिस मॉडल पेपर को अगर आप देख लेते हैं साथियों तो मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी और सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाने वाला है। तो कुल मिला के साथियों जीके के सबसे पहले 50 क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग के आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आप लोग मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। और जीके के जो क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं वो पूरी जीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस रखता है उन सभी टॉपिक्स को साथियों कंप्लीट किया जाएगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो क्लास आपकी साथियों शुरू हो चुकी है। वाकई में आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये पूरी क्लास साथियों एंड तक देखिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सिंधु घाटी स्थल जो कि कालीबंगन ये किस प्रदेश में है साथियों बताइए। कालीबंगा की अगर बात करें ये कहां पर है साथियों, ये राजस्थान में है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता साथियों कांस्य युगीन सभ्यता थी। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। हर्षवर्धन की अगर बात करें या पुलकेशिन द्वितीय की अगर बात करें तो इनके दोनों के बीच एक संघर्ष की जानकारी आपको कहां से साथियों मिलती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे एहोल अभिलेख है और इनके बीच साथियों संघर्ष की जानकारी एहोल अभिलेख से ही मिलती है। उसके बाद देखिए हेनस्वांग ने किसे शीलादित्य कहा था बताइए। तो शीलादित्य साथियों हर्षवर्धन को कहा था, ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहां पर हुआ था। तो उनका जन्म कहां पर हुआ था साथियों, केरला में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए बीजक के रचयिता कौन है साथियों बताइए। तो बीजक के रचयिता कौन है, कबीर दास ही बीजक के रचयिता है। राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बिल्कुल एकदम साथियों सिंपल टू मॉडरेट टू हार्ड एक तरीके से बिल्कुल शून्य से आपको उठाया जा रहा है और कम से कम इतनी तैयारी आपकी करा दी जाएगी कि जो आरपीएफ की फाइनल लिस्ट आए साथियों उसमें आपका नाम बहुत आराम से आप लोग देख सकेंगे। बंगाल का विभाजन साथियों कब हुआ था, 1905। ये तो सभी को पता है लेकिन डेट भी आपको मालूम होना चाहिए कि 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 18 के तहत साथियों ये दिए जाते हैं, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में साथियों है बताइए। तो जो स्वतंत्रता की अगर बात करिए अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है साथियों। आप लोग ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार में बताया गया है, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में। चलिए उसके बाद देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में है साथियों। तो जब हम धार्मिक अनुच्छेदों की बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लास को साथियों एक बार आप सभी लोग यहाँ पर शेयर कर देंगे। उसके बाद देखिए किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत होती है साथियों। आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 155 के तहत होती है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके समय में की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर बात करें साथियों उस समय यही भारत के राष्ट्रपति थे जिस समय प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं साथियों। तो कितनी बार कर चुके हैं मैं कहूंगा साथियों एक बार भी नहीं, यानी कि कभी नहीं। तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए कोझिकोड बंदरगाह ये कहां पर स्थित है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कहां पर स्थित है, ये साथियों केरल में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो विलियम वेवेल। आप लोग ध्यान रखेंगे कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है इसका प्रतिपादन साथियों विलियम वेवेल ने किया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा, एक रत्ती भर का भी साथियों इधर से उधर शब्द नहीं होंगे। देखिए महासागर और समुद्रों में ज्वार भाटा किनके कारण आता है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। सूर्य के गुरुत्वीय बल की वजह से आता है, बिल्कुल साथियों।
चंद्रमा के गुरुत्वीय बल की वजह से आता है, बिल्कुल सही। और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की वजह से भी आता है। तो यहाँ पर तीनों कथन एक तरीके से बिल्कुल सही है। राइट आंसर आपका डी के साथ। यूरोप की सबसे लंबी नदी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो वोल्गा नदी जो है ना, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आंसर आपका डी के साथ। उसके बाद देखिए आसवान बांध ये किस नदी पर स्थित है साथियों, बताइए। तो विश्व की सबसे लंबी नदी यानी कि नील नदी पर ही आसवान बांध स्थित है। राइट आंसर जिनका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। हुमायूंनामा की रचना साथियों किसने की थी, तो गुलबदन बेगम अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल सही है। और आईने अकबरी का लेखक कौन है साथियों, तो अबुल फजल अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए ताशकंद शहर ये कहां पर स्थित है साथियों, बताइए। तो ये कहां पर स्थित है, ये उज्बेकिस्तान में स्थित है साथियों, ताशकंद। उसके बाद देखिए सांभर की अगर बात करें, यानी कि सांभर लवण झील ये कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है साथियों, राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन था, इसका संबंध साथियों किस राज्य से है, बताइए। साथियों अभी जब मैं आपको रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, इन 50 जीके के एकदम टॉप लेवल क्वेश्चंस कराने के बाद, तो आप देखिएगा साथियों बहुत शानदार तरीके से मैं आपको पूरी मैथ समझाऊंगा और पूरी रीजनिंग समझाऊंगा आज के इस वीडियो में। और आपने अगर ठान लिया है साथियों कि इस बार आरपीएफ में एक सिलेक्शन लेना ही लेना है आपको, तो ये समझ लीजिए ये चैनल आपके लिए चैनल नहीं बल्कि वरदान साबित होगा। क्योंकि साथियों मैं एक क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको देने की कोशिश करता हूं। और अगर चंद महज कुछ क्लासेस आप देख लेते हैं तो आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी साथियों, कुछ कहने की बात नहीं। कि कोई भी प्रैक्टिस उठा लो साथियों, कोई भी आरपीएफ का, उसमें बहुत अच्छा स्कोर आपका बहुत आराम से आ जाएगा अगर कुछ दिन आपने साथियों क्लास ले ली। तो कुल मिला के डेली इस चैनल के माध्यम से आपको साथियों ये पूरा पूरा मॉक टेस्ट दिया जाता है, यानी कि एक ऐसी क्लास आरपीएफ की जिसमें मैथ भी होती है, रीजनिंग भी होती है, जीके जीएस भी होती है, करंट अफेयर भी होते हैं, सब कुछ साथियों एक वीडियो में हम लोग देखते हैं। डेली आपकी एक क्लास होती है। देखिए अगर बात करें साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन ये किस राज्य में हुआ था, तो ये उत्तराखंड में हुआ था। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ है साथियों, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। निम्नलिखित में से अदिश राशि साथियों कौन सी है, तो इसमें से जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा ये साथियों अदिश राशि है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसकी वजह क्या है, क्या इसका कारण है, तो स्थिरता के जड़त्व की वजह से साथियों ऐसा होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के। यानी कि मैं आपको बता देता हूं साथियों, देखिए एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, अब उसमें बैठे हुए यात्री का सिर तो एक जगह पर रुका हुआ होता है, यानी कि स्थिर होता है। तो साथियों स्थिरता के जड़त्व की वजह से, जड़त्व का मतलब कि अगर कोई स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, चल रही तो वो चलती रहेगी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था साथियों, बताइए। तो ये तो न्यूटन साहब ने दिया था, आइजैक न्यूटन जी ने ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत साथियों है, बताइए। तो अगर बात करें पास्कल का नियम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय नहीं है, बताइए। तो इसमें से साथियों ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन कैडमियम की अगर बात करें तो ये रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। रसायन विज्ञान का विकास सबसे पहले किस देश में माना जाता है साथियों, तो सबसे पहले कहां माना जाता है, मिस्र में माना जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। सीमेंट बनाने के लिए किनके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है साथियों, बताइए। तो सीमेंट बनाने के लिए अगर बात करें तो चूने और चूना पत्थर और मृतिका के मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, तब जाकर सीमेंट बनता है। आंसर आपका बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, तो किस रूप में पाया जाता है, एमाइड के रूप में पाया जाता है। राइट आंसर आपका ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सौर सेल को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो सातों सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो जब साथियों किसका प्रयोग किया जाता है पूछे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न देखिए पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन साथियों क्या है, तो अगर बात करें बेकिंग पाउडर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, बालू या साथियों जल। देखिए जब पेट्रोल से आग लगी है तो बालू के जरिए से उसको
बुझाया जा सकता है, जल से नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, बेकिंग से नहीं। तो कुल मिला के सबसे उपयुक्त आंसर यहाँ पर चार ऑप्शन में से जो बनता है वो ऑप्शन नंबर सी वाला बनता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था वो किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। इन दोनों के नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनमें से किस जीव विज्ञानी ने कोशिका यानी कि सेल नाम दिया था बताइए? तो सेल नाम साथियों किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने किया दिया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। एलन मस्क किस कंपनी के साथियों मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं बताइए? तो ये स्पेस एक्स कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। राइट आंसर आपका भी के साथ। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत साथियों किया जाता है बताइए? तो ये तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सारा साथियों क्या है, आपसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है। तो ये तो बहुदेशीय विमान है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पर अगर बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन 6 मार्च 2024 को किया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल के कोलकाता में साथियों क्या है? नरेंद्र मोदी ने। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में 4 मार्च 2024 को किसने साथियों शपथ ली है बताइए? तो किसने शपथ ली है? शहबाज शरीफ ने शपथ ली है, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया है साथियों बताइए? तो अगर बात करें भारत और किर्गिस्तान आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 आयोजित किया गया है? तो कहां पर साथियों? नई दिल्ली में किया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 1 से 4 फरवरी 2024 तक किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो कहां पर साथियों? ये भी नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था, राष्ट्रीय आरोग्य मेला। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फरवरी यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, और यह काम कब किया गया था? फरवरी 2024 में किया गया था साथियों। तो यहाँ पर अगर बात करें पीटी उषा को सम्मानित किया गया है, यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है साथियों? तो पीटी उषा को सम्मानित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर बालिकाओं के लिए पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था साथियों? तो यहाँ पर अगर बात करें कहां पर किया था? तो मथुरा में किया था 1 जनवरी 2024 को। उसके बाद देखिए रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, यानी कि डीजीपी बनी है? तो ये कहाँ की बनी है साथियों? ये तो महाराष्ट्र की बनी है। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई है। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में साथियों किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इंद्रमणि पांडे इनका नाम है, और ये बिम्स्टेक के नए महासचिव बनाए गए हैं 4 जनवरी 2024 को। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहाँ पर अब आपके सामने रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। देखिए और बताइए साथियों कि यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन आपकी तरफ रीजनिंग के लिए। चलिए, तो निम्नलिखित में से श्रृंखला में कितने सात हैं जिनके ठीक पहले तो 6 है परंतु बाद में 8 नहीं हो? यानी कि श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके पहले ठीक यानी कि 6 हो, 7 हो, लेकिन 8 नहीं हो साथियों? तो कुल मिला के 6 7 देख लेते हैं। 6 ये हो गया, 7 नहीं तो कोई बात नहीं। 6 ये है, 7 ही है, लेकिन यहाँ पर 8 है, यही तो मना किया गया था। 6 है, 7 है, लेकिन 8 नहीं है, तो कुल मिला के ये एक बार, यानी कि ऐसे कितने 7 हैं? तो मैं कहूंगा ऐसा एक 7 है जिनके ठीक पहले तो 6 है परंतु बाद में 8 नहीं है। तो एक आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए और बताइए साथियों सही जवाब क्या होगा कि दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों पर, यहाँ पर देखिए कुल मिला के खाली जगह आपको दिख रही होगी साथियों। ये खाली जगह है, फिर ए है, फिर खाली जगह है, फिर ए है, फिर बी ए है, फिर ये 2 बार खाली जगह है, ये 2 बार खाली जगह, फिर बी ए खाली जगह, ए भी खाली जगह है। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बतला देता हूँ। सबसे पहले काउंट कर लीजिए 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि 16 है साथियों। 4 का पेयर मुझे ऐसा लगता है कि बनेगा। तो 1 2 3 4 4 का पेयर बना लिया, 1 2 3 4 4 का बना लिया, 1 2 3 4 4 का बना लिया और 1 2 3 4 4 का बना लिया। एक हमें पूरा पूरा पेयर बना बनाया मिल गया साथियों, ए बी ए। तो बी ए तो यहाँ पर है तो ए लिख लो साथियों, ये भी वही बन गया ए बी ए। यहाँ पर अगर बात करें ए और बी ए यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी वैसे ही हो गए ना, ए बी ए, और इसको भी वैसे ही बना लो साथियों, ए बी ए। यानी कि अब आप ये देख लो कि आपने अपने कलम से कौन कौन से लेटर लिखे हैं। आपने ए लिखा है, फिर आपने बी लिखा है, फिर आपने ए लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर ए लिखा है और फिर ए लिखा है। तो ऐसा कहां पर आपको साथियों दिख रहा है? ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आपको नजर आ रहा होगा। तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए, कौन सी संख्या तीनों ज्यामितीय आकृतियों में साझी है बताइए। यानी कि एक ऐसी संख्या है जो सर्किल में भी है, जो इसमें भी है साथियों आयत में, और जो ट्रायंगल में भी है। तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसा नंबर लग रहा है कि जो तीनों में है साथियों। तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में 6 है? ऑप्शन नंबर डी वाले में 6 है, तो यही आपका सही जवाब। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किसी कूट भाषा में PALE को क्या लिखा जाता है? 2 1 3 4। EARTH को क्या लिखा जाता है? 4 1 5 9 0। तो आपको बताने के PEARL को क्या लिखा जाएगा बताइए साथियों, देखिए और बताइए। चलिए तो यहाँ पर देखिए, कभी भी साथियों बहुत सारे लेटर हो, उनके कोड लिखे हो, तो उसका मतलब ये होता है कि P का कोड यहीं कहीं होगा, E का कोड यहीं कहीं होगा। तो P का कोड साथियों 2 है, 2 लिख दिया। चलिए L का कोड क्या है? L का कोड की अगर बात करें साथियों, L का कोड 3 है, तो 3 हो गया। तो 2 3 कहां पर है? 2 3 एक तो यहाँ पर है, एक साथियों यहाँ पर है। अगर R के कोड की बात करें तो R का कोड ये 5 रहा है, यानी कि 5 यहाँ पर आएगा। तो साथियों 5 यहीं पर है सिर्फ। तो कुल मिला के सारा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सारा चेक करोगे समय जाया जाएगा। तो कुल मिला के अब आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइए देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। यानी कि देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए वाला लेते हैं। 6 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया। जल्दी जल्दी देखिए, कॉपी पेन लेकर आप भी साथियों सॉल्व करते जाइए। अगर हम इसको आंसर माने तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा, यहाँ पर बराबर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो 6 चौक 24 होते हैं, लेकिन 15 में से 9 जाएंगे, 24 नहीं होंगे। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों क्या, उसके बाद अगर बात करें बी वाले को, ट्राई करते हैं बी वाले को। तो यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर बराबर है। तो 6 चौक आपका साथियों 24 हो जाएगा, और 24 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा? 24 में से 9 घटाओगे 15 आ जाएगा, यानी कि 15 बराबर 15। तो कुल मिला के यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी जिनका आंसर है बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पर अगर बात करते हैं अंधेरे का संबंध, यानी कि जैसे अंधेरे से यहाँ पर प्रकाश बना है, तो ये तो एक तरीके से उल्टा है, अपोजिट है। तो अपवित्र का संदूषित होना चाहिए, नहीं। उपार्जित का संचित, अस्वस्थ का रोगग्रस्त, या गर्म का ठंडा। तो यहाँ पर जो एक तरीके से साथियों पर्यायवाची, नहीं शायद मैंने पर्यायवाची बोल दिया, विलोम शब्द है यहाँ पर। तो गर्म का साथियों क्या होगा? ठंडा होगा साथियों। यानी कि अंधेरे का जैसे प्रकाश से संबंध है, बिल्कुल उल्टा अपोजिट। तो वैसे ही साथियों गर्म का ठंडे से होगा। राइट आंसर जिनका डी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जैसे यहाँ पर इन लेटर्स की मदद से ये लेटर्स बनाए गए हैं, वैसे ही इन लेटर्स की मदद से कौन से साथियों लेटर्स बनाए जा सकते हैं? देखिए ये आपका होता है 19 पर, ये आपका होता है 9 पर, ये आपका होता है 14 पर, जी होता है 7 पर, ई होता है 5 पर, आर होता है 18 पर। उसके बाद अगर बात करें क्यू 17 पर होता है, जी 7 पर होता है, एल 12 पर होता है, ई 5 पर होता है, सी 3 पर होता है और पी 16 पर होता है। अब देखिए 19 से 17 हुआ है, 2 कम किया गया है। 9 से 7 हुआ है, 2 कम किया गया है। 14 से 12 हुआ है, 2 कम किया। मुझे ऐसा लग रहा है सब में 2-2 कम किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी 2-2 कम कर लो। यानी कि एम में अगर साथियों 2 कम करोगे तो आपका क्या आ जाएगा साथियों? क्या आ जाएगा? की आ जाएगा। ओ में 2 कम करोगे, एम आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर क्यू आ जाएगा, फिर साथियों आर आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां पर नजर आ रहा है साथियों? ऐसा ऑप्शन तो आपको के एम एल,
QRCP। तो ऐसा तो ऑप्शन आपको सी में नजर आ रहा है, तो जिनका आंसर यहाँ पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। 85 से 40 बनाया गया है, तो 77 से क्या बनाया जा सकता है? 14, 48, 49 या साथियों 50 बताइए। चलिए देखिए 85 और इसका डिफरेंस की अगर बात करते हैं ना, तो कितना साथियों कम किया गया है? एक तरीके से अगर बात करें कितना कम किया गया है साथियों? 45 कम किया गया है। तो क्या इसमें से भी 45 कम करें आंसर आ जाएगा? यहाँ पर साथियों 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, लेकिन 32 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये तरीका नहीं लगेगी, लॉजिक फेल हो जाएगा। यहाँ पर एक और तरीका देखिए, 8 की 5 से गुणा कर दे साथियों तो 8 पंजे 40 हो जाता है। उसी प्रकार अगर 7 की 7 से गुणा कर दे तो 49 हो जाता है, और 49 ऑप्शन में भी है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक ना किया हो। उसके बाद देखिए नीचे एक पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर आपको बताना है साथियों कौन सा नंबर आएगा। साथियों बताइए। चलिए देखिए 6 कहां पर है? सबसे पहले तो ये ढूंढिए, तो 6 कुल मिला के यहां पर है। तो अब अगर बात करते हैं साथियों 3, 5 वाले ढूंढिए, आप कहां पर लिखे हुए हैं 3, 5 वाले? जैसे कि आपको इसका विपरीत ढूंढना है ना, तो 3 है 5 है, तो 3, 5 क्या यहाँ पर है? कहीं नहीं, यहाँ पर है बिल्कुल, 3, 5 ये है। तो अब मैं दूसरा स्टेप बता रहा हूं, यानी कि 3, 5 ये, 3, 5 ये, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा कुल मिला के, बहुत आसान तरीके से। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ऐसे ही आपको भी करना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चुटकियों में सेकंडों में रीजनिंग के क्वेश्चंस को उड़ाने वाली कला साथियों आपके अंदर अगर आ गई तो ये समझ लीजिए एग्जाम आपका बहुत आराम से फतेह हो जाएगा। किसी कोड में 3, 2, 9 को क्या लिखा जा सकता है? गॉड इज लव लिखा जा सकता है। 9, 2, 7 को साथियों लव इज ब्यूटीफुल लिखा जाता है। तो गॉड के लिए साथियों क्या कोड होगा बताइए? गॉड कहां पर है? लव इज ब्यूटीफुल नहीं, गॉड यहां पर है साथियों, गॉड इज लव। यानी कि आंसर या तो 3 होगा या 2 होगा या 9 होगा, क्योंकि गॉड का कोड आपसे पूछा जा रहा है। तो अब एक काम कीजिए, इज और लव का कोड आप लोग पता कर लीजिए। अच्छा इज लव यहां पर भी है, यानी कि इज लव का कोड यहां पर भी होगा और इज लव का कोड यहां पर भी होगा। तो क्या क्या नंबर सेम हो रहे हैं साथियों? 9 और 2, यानी कि 9 और 2 तो ये तो इज के और लव के कोड बन जाएंगे। तो गॉड का कोड क्या बचेगा? यहाँ पर 3 बचा है, 3 ही तो साथियों गॉड का कोड बचेगा। तो कुल मिला के आंसर आपका 3 के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर 3 है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। चलिए उसमें स्त्रियां हैं बिल्कुल और पुरुष होंगे। उनमें से 5% पुरुष और 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या? मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत आसान है साथियों, निहायत ही आसान है। देखिए बस करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, और जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है ना वो तरीका आपको साथियों मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 25,000 है साथियों। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें स्त्रियां हैं और पुरुष हैं। चलिए क्या क्या है साथियों? 2 लोग हैं उसमें स्त्री, लेकिन यहाँ पर एक चीज मिसिंग हो गई है साथियों, उसमें 1/5 स्त्रियां हैं, ये लिखा होना चाहिए था। उसमें 1/5 स्त्रियां हैं, ठीक है ना, और शेष पुरुष हैं, ये होना चाहिए था। अब देखिए अगर 25,000 पुरुष, 25,000 जनसंख्या है और उसमें स्त्रियां कितनी है? 1,005 है, तो मैं कहूंगा स्त्रियों की संख्या कितनी बनेगी? 5,000 स्त्रियों की संख्या बनेगी। यानी कि साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं स्त्रियां कितनी हो जाएंगी साथियों? 5,000 स्त्रियां हो जाएंगी। तो अगर बात करते हैं पुरुष कितने हो जाएंगे ना, पुरुष कितने हो जाएंगे? पुरुष साथियों 20,000 हो जाएंगे। अरे भाई बच्चा बच्चा बता देगा कि जब 25,000 टोटल लोग हैं, 5,000 स्त्रियां हमने निकालनी है, तो शेष पुरुष होंगे, यानी कि 20,000 पुरुष होंगे। उसके बाद कहा गया कि उनमें से 5% पुरुष, ठीक है भैया, 5% पुरुष क्या है? अशिक्षित हैं। तो 5% पुरुष, पुरुष कितने हैं साथियों? 20,000 हैं। इसमें से 5% पुरुष जो है ना वो अशिक्षित हैं। यानी कि साथियों मैं कहूंगा कितने अशिक्षित हैं? तो मैं कहूंगा साथियों 5 दूना 10, यानी कि 1,000 पुरुष की अगर बात करें तो ये क्या है? ये साथियों अशिक्षित हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 पुरुष की अगर बात करें ये अशिक्षित हैं। अब कहा जा रहा है साथियों स्त्रियां कितनी है? 5,000 हैं, और 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। तो 40% देखते हो भाई कितनी अशिक्षित हैं। इससे ये कट जाएगा, इस 0 से ये कट जाएगा, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, यानी कि 2,000 स्त्रियां अशिक्षित हैं, ठीक है ना। 2,000
2000 स्त्रियां क्या हो जाएंगी, ठीक है ना, फीमेल जो हो जाएंगी वो अशिक्षित हो जाएंगी। अब क्या कहा गया है, कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें 5000 स्त्रियां थी जिसमें से 2000 स्त्रियां अशिक्षित थी, तो शिक्षित कितनी होंगी, 3000 स्त्रियां शिक्षित होंगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पुरुष थे 20,000 जिसमें से 1000 पुरुष क्या हो गए, 1000 पुरुष साथियों अशिक्षित हो गए, तो शिक्षित कितने निकले, 19,000, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के 19,000 और 3,000 साथियों कितने बन जाएंगे आपके, ये बन जाएंगे 19, 20, 21, 22, यानी कि 22,000 लोग। चलिए 22,000 लोग क्या बन जाएंगे साथियों, आपको अगर बात करें शिक्षित बन जाएंगे। तो अगर ये आपसे पूछा जाता कि कुल कितने शिक्षित लोग हैं तो आप बताते 22,000, लेकिन यहाँ पर 22,000 का प्रतिशत आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं साथियों, 22,000 को प्रतिशत में बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 22,000 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और जितने संख्या थी ना वो उससे भाग देंगे साथियों, तो 25,000 से भाग दे देंगे। चलिए इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 22 चौक कितने होते हैं साथियों, 88 होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत साथियों 88% आएगा। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटाई वाली एक दीवार है। इस दीवार को बनाने में 25 गुणा 12.5 गुणा 7.5 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। साथियों कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक भाग का खेल है यहाँ पर, पूरे सवाल में ना सिर्फ एक भाग का खेल है साथियों। देखिए आवश्यक ईंटों की संख्या आपसे पूछी गई ना, तो आवश्यक ईंटों की हम संख्या बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मीटर तो साथियों क्या हो जाएगी, ये आपकी 5 मीटर हो जाएगी। उसके बाद लिखा है 3 मीटर, तो ये आपकी 3 मीटर हो जाएगी। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर लिखा है, और जब अब देखिए मीटर यहाँ पर है, मीटर में यहाँ पर लिया तो इसको भी मीटर में लेंगे। किसी भी अगर कोई सेंटीमीटर लिखा होगा उसको मीटर में बदलेंगे तो उसकी 100 से गुणा कराएंगे, यानी कि 20 भाग 100 यहाँ पर कुल मिला के आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर बात करें साथियों, अब इसको किससे भाग देंगे, अब इसको इससे भाग देंगे क्या, कि एक दीवार को बनाने में 25, 12.5, 7.5 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, इन नंबर से इसको भाग दे देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर बात करें ये भी सेंटीमीटर में है सब, तो इसको भी मीटर में ही बदलेंगे, ठीक है ना। तो 25 भाग क्या आ जाएगा साथियों, 100 आ जाएगा, 25 भाग 100 मीटर। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर 12.5 भाग 100 आ जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद साथियों 7.5 भाग 100 यहाँ पर कुल मिला के आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा कठिन आपको लग रहा होगा, 20 से कम 20, 20 पंजे हो जाएगा साथियों, क्या 20 पंजे हो जाएगा 5, चलिए 20 पंजे हो जाएगा 100, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस 5 से ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर पता क्या बचा है साथियों, सिर्फ और सिर्फ 3/1 यहाँ पर अब बचा है। इसकी अगर बात करें 25 से कम 25, 25 चौक 100 हो जाएंगे। इसकी ये पॉइंट मैंने हटाया, ये 0 बढ़ाया, ये पॉइंट मैंने हटाया, ये मैंने 0 बढ़ाया। अब अगर बात करें कैसे कट करोगे, देखिए साथियों 25 पंजे क्या 25 पंजे, अब एक काम करें ना, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख ले क्योंकि वरना गड़बड़ा जाएंगे फिर हम भी। देखिए कोई दिक्कत नहीं, 25 पंजे 125 और 25 चौक ये आपके आ जाएंगे। कुल मिला के इसको अगर बात करें, ये आपका 25 तियां आ जाएंगे और ये आपके 40 आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। 5 की अगर बात करें 5 अट्ठे आपका साथियों 40 हो जाएगा। अब अगर बात करें, अब यहाँ पर साथियों क्या हो सकता है, देखिए 3/1 आ जाएगा। अब ये पूरा भाग में है ना, अब ऊपर ऊपर पता क्या बचा, ऊपर बचा है 3 और नीचे क्या बचा है साथियों 4 चौक 16, यानी कि 160 गुणा 160 और अट्ठे 16 अट्ठे कितने हो जाएंगे साथियों, 16 पंजे 80, 16 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे साथियों 128, यानी कि ये कुल मिला के 128 करके ऐसे कुछ हुआ ना, हाँ 128 कुल मिला के ऐसे करके हो जाएंगे। अब ये आया है। अब अगर बात करते हैं ना साथियों, देखिए अब इसको भाग में लेना पड़ेगा, तो भाग में ना लीजिए, गुणा में लीजिए और ऊपर नीचे कर दीजिए, यानी कि 1280 भाग 3 यहाँ पर आ जाएगी। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1280 बचेगा। तो साथियों ईंटों की आवश्यक कुल संख्या जो होगी ना वो 1280 ही होगी। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए।
कि दो नालियां हैं, नाली ए है, नाली बी है। एक टंकी को 6 घंटे में, यानी कि नाली ए एक टंकी को 6 घंटे में भर देती है, नाली बी एक टंकी उसी टंकी को 4 घंटे में भर देती है। यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए, यानी कि 1 घंटा ए को चलाया, उसके बाद ए को बंद कर दिया, फिर बी को 1 घंटा चलाया, और उसके बाद फिर बी को बंद कर दिया, फिर ए को चलाया 1 घंटा, फिर बी को चलाया बंद कर दिया, ऐसे करके, मतलब यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए और नली ए को पहले खोला, मतलब जो शुरुआत की जाए ना वो ए से शुरुआत की जाए, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड करता है, आता है ये क्वेश्चन साथियों, और आप नहीं कर पाते हो, हड़बड़ाहट की वजह से आप नहीं करवाते हो। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि एग्जाम में बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए, ए की अगर बात करें, ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है तो बी उसी टंकी को 4 घंटे में भरता है। दूसरा काम आपको करना है कि एक ऐसा नंबर आपको लेना है जो 6 के पहाड़े में भी आए और 4 के पहाड़े में भी आए। तो साथियों मेरे हिसाब से 24 होगा। वो 24 कितनी बार में आता है? 6 चौक 24 और 4 पंजे 20, 4 छंग आपका 24। चलिए अब हम पता ये नंबर और ये दो नंबर क्या हुए, मैं आपको बता देता हूँ। ये टोटल काम है, अगर हम बात करें ये टोटल काम है, और ये क्या है, ये ए का एक दिन का काम है, ए का एक दिन का काम है, या कह सकते हैं ए का एक दिन का नहीं, ए का 1 घंटे का काम है, क्योंकि यहाँ पर घंटे कहा गया है। तो ए 1 घंटे में 4 काम करता है, बी 1 घंटे में 6 काम करता है, ठीक है ना। चलिए तो उसके बाद कहा गया है कि बारी बारी से खोला जाता है, यानी कि पहले ए को खोला जाता है, ये 4 घंटे भर देता है। अब हमें 24 भरना है और पहले ए ने 4 भर दिया है, अब 20 बचा है। फिर बी खुल जाता है, ये 6 भरता है, फिर ए खुलता है साथियों, 4 भरता है, फिर बी खुलता है, ये 6 भरता है, फिर ए खुलता है, फिर ये 4 भरता है। तो देखिए कितना पानी भर चुका है, पानी भरना है 24, 6 और 4 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 24 बिल्कुल साथियों 24 हो चुका है। तो कुल मिला के कितने समय में, यानी कि कितने घंटे में भरा है भाई, इसने 1 घंटा लिया, ये 1 घंटा खुला रहे, ये 1 घंटा खुला रहा, ये 1 घंटा खुला रहे, ये 1 घंटा खुला रहे, तो कुल मिला के 5 घंटे में पूरा पूरा पानी भर दिया गया है। तो 5 घंटे ही तो पूछा था, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो 5 घंटे का समय लगेगा, जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए था। तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक चोर दोपहर 1:30 बजे यानी कि 1:30 पर एक कार चुराता है और उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाकर ले जाता है। चोरी का पता जो है ना वो आधे घंटे बाद लगता है, यानी कि 1:30 बजे तो उसने कार चुराई थी और चोरी का पता लगता है 2 बजे यानी कि आधे घंटे के बाद। और कार का मालिक जो होता है वो एक दूसरी कार को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चलाता है। तो कह रहे हैं कि वो कार का मालिक जो है ना वो चोर को कब पकड़ लेगा, कितने बजे पकड़ लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 5 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे या 6 बजे। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कार यहाँ पर खड़ी है और ये 1:30 पर साथियों यहाँ से चोर जो है ना वो कार को भगाता है। कितने की स्पीड में भगाता है साथियों? ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में भगाता है। और मान लेते 2 बजे तक ये यहाँ तक पहुंच जाता है। कितना? यहाँ तक पहुंच जाता है यहाँ से। अब 2 बजे क्या होता है? 2 बजे जैसे ये यहाँ तक पहुंचता है चोर, 2 बजे कार के मालिक को पता चल जाता है, तो वो अपनी कार को, दूसरी कार को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ाते हैं। ठीक है ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ाते हैं। तो कहने के कब पकड़ लेगा? मान लीजिए साथियों कि देखिए ये चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये इससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रहे हैं। तो ऐसा करें, चोर को अगर यहीं पर रोक दें और हम ये कहें, अच्छा पहली बात तो यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया कि ये यहाँ तक जब आधे 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर दौड़ रहा है चोर, तो ये आधे घंटे की, तो आधे घंटे की तो इसने दूरी तय की, तो आधे घंटे में कितनी दूर चला जाएगा? 20 किलोमीटर दूर चला जाएगा, पहली बात। अब अगर बात करें साथियों, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रहा है, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रहा है, तो कह सकते हैं कि कार का मालिक 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज गति से दौड़ रहा है। तो अगर हम इस चोर की गाड़ी को यहीं पर ठहरा दें और कहें कि भैया ये 50 नहीं, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रहा है, ठीक है ना, यानी कि इनका डिफरेंस जो हो ना, इनका डिफरेंस जो होगा ना वो साथियों हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कहे कार का मालिक दौड़ रहा है, तो ये 20 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर पाएगा साथियों? 10 किलोमीटर 1 घंटे में, 10 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कि ये 2 घंटे में साथियों
चोर तक कुल मिला के पहुंच जाएगा। तो साथियों 2 बजे मालूम पड़ा था इसको, 2 घंटे इसको पकड़ने में लगे, तो मेरे हिसाब से साथियों 4 बजे ये चोर को पकड़ लेगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें कि 864 को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना, सी के हिस्से का 6 गुना, तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कभी भी आपके सामने अगर प्रश्न में ये लिखा हो कि ए के हिस्से का 8 गुना, अब 8 गुना की जगह 6 गुना लिखा हुआ, 4 गुना, 5 गुना लिखा हुआ, तो आप क्या करोगे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ए के हिस्से का 8 गुना, तो साथियों ए के हिस्से का 8 गुना ये ऐसे मैंने लिख दिया। उसके बाद कहा जा रहा है बी के हिस्से का 12 गुना, तो बी के हिस्से का 12 गुना ऐसे आपको लिख देना है। सी के हिस्से का 6 गुना, तो सी के हिस्से का 6 गुना आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है ना। अब इसका अनुपात निकाल लोगे, किसका, ए का, बी का, सी का। अनुपात कैसे निकलेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकलेगा देख लीजिए साथियों। ठीक है, अब इसको सबको 1 के बटे में कर देंगे, 8 को भी, ठीक है ना, उसके बाद 12 को भी कर देंगे और उसके अलावा 6 को भी यहाँ पर कर देंगे। अब 8 का, 12 का, 6 का एलसीएम निकालने, क्योंकि हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या निकालना है, एक तरीके से साथियों इसका हमें अनुपात निकालना है। तो इसको जब साथियों हम 2 से कट करते हैं तो 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर इसको 2 से कट करते हैं तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर ये 2 से कट होगा और ये 3 से कट हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है ना, और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो वो 24 साथियों यहाँ पर रख दीजिए, हर संख्या में लगेगा ये 24 24, ठीक है ना। अब जो निकलेगा वो अनुपात ही निकलेगा, यानी कि 8 कम 8, 8 3 24, ये 3 ए का अनुपात हो गया। 12 दूना 24, ये बी का अनुपात हो गया। 6 चौक 24, ये साथियों किसका अनुपात हो गया, ये आपका सी का अनुपात हो गया। तो कुल मिला के 3 2 4 ये हमें ए अनुपात सी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी मिल चुका है। अब कुछ भी पूछा जाए बहुत आराम से आप कर लेंगे। अब देखिए पूछा जा रहा है बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा तो साथियों ये है। अच्छा कुल राशि कितनी है, 864, कुल राशि है 864। हमसे बी का हिस्सा पूछा जा रहा है, बी का हिस्सा है 2, और कुल मिला के कितने हिस्से हैं, 4 2 6 6 और ये 9, यानी कि 9 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये आपका बी का हिस्सा आपको मिल जाएगा जो आपसे प्रश्न में पूछा गया था। तो साथियों 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 नेम 81 हो जाएगा, 9 नेम 81 हो जाएगा, 5 बचेगा, 9 छंग आपका 54 हो जाएगा। और 96 दुना साथियों कितने होते हैं बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो 6 दुना आपके कितने हो जाएंगे साथियों, 12 हो जाएंगे, ठीक है ना। 6 दुना आपके कितने हो जाएंगे साथियों, 6 दुना आपके 12 हो जाएंगे, और 9 दुना 18 हो जाएंगे, एक आपका 19 हो जाएंगे, यानी कि 192 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 20 संख्याओं का औसत जो है वो 35 है। तो साथियों 20 संख्याओं का औसत यहाँ पर क्या दे रखा है, 20 संख्याओं का औसत 35 है। तो अगर मैं आपसे कहूँ 20 संख्याओं का योग कितना है, तो 35 गुना 70, यानी कि 20 संख्याओं का योगफल 700 है। उसके बाद कहा गया है कि बाद में पता ये चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया, सही औसत क्या होगा। यानी कि इसमें जो है ना, इसमें देखिए 85 इसमें ऐड करना था, गलती से हम इसमें 45 ऐड कर गए, यानी कि कितना कम ऐड कर गए, तो 85 से जरा 45 घटाओ, कितना कम ऐड कर गए, 40 कम ऐड कर गए। तो अब इसको सही औसत बताने के लिए हमें 40 इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर 40 कम ऐड कर गए थे, तो ये 740 हो जाएगा, और संख्याएं तो उतनी ही रहेंगी। तो इसको अगर नया औसत निकालेंगे, 2 3 आपका 6 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, यानी कि जो सही औसत जो निकलेगा वो साथियों 37 आपका सही औसत निकलेगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए इस टाइप का भी साथियों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो देखिए और बताइए सही जवाब आपका कैसे क्या होगा। 1/20 है, प्लस 1/30 है, प्लस 1/42 है, प्लस 1/56 है, 1/72 है, प्लस 1/90 है, प्लस 1/10 है, 1/32 है। कभी भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो साथियों ये पता कैसे खुलेगा, ये 1 देखिए 20 को हम 4 पंजे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 4 पंजे। अभी बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा, मिनट सेकंडों में, ठीक है। 4 पंजे 20, और अब यहाँ पर पता क्या आएगा, ये इसका अगला नंबर है, जैसे कि ये नंबर आया 4 5, ऐसे यहाँ पर आएगा 5 6, यानी कि 5 छंग 30, वही बात आ गई ना।
उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा, ये 6 आया है तो 6 सत्ते 42 आ गया। मतलब यही क्रम आगे तक चलता जाएगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। 7 अट्ठे 56, मतलब ये चीज देखिए, 4 5 फिर 5 6 फिर 6 7 फिर 7 8। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको समझा रहा था वो आपको समझ में आ चुका होगा। 7 अट्ठे 56 हो जाएगा और 8 नीम साथियों 72 हो जाएगा। उसके बाद साथियों अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं ना, तो आपको साथियों करना है। 8 नी 72 और 9 धाम कितना हो जाएगा साथियों, 90 हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर लिखे साथियों तो 10 और 11 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और प्लस करके साथियों 11 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 11 गुणा 12 132 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है साथियों, अब आपको ले लेना है 1/4। तो आपने ले लिया 1/4, मतलब शुरू वाला ले लेना है और अंत वाला ले लेना है 112। इसको माइनस करा देना है, बस आपका ये, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। बस जैसे आपके एग्जाम में आएगा, बस आपको क्या पता कर लेना है कि भाई पहला वाला क्या बन रहा है, 1/4 बन रहा है। अंतिम वाला जैसे तैसे आप पता कर लो, 1/12 बनेगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के बस इसको कैलकुलेट करा लो। देखिए 12 एकम 12 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 12 चौक साथियों 48 हो जाएंगे। यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 8/48 आ जाएगा। और 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 छंग होता है साथियों 48, यानी कि 1/6 साथियों इसका आंसर आ जाएगा। और 1/6 कौन से ऑप्शन में है, तो 1/6 साथियों ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपए में खरीदा। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर बेचा और वाहन को 5% की हानि पर बेचा। तो उसे कुल सौदे में 1% का लाभ हुआ। आपसे पूछा जा रहा है घोड़े को उसने कितने रुपए में खरीदा था। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि घोड़े को कितने में खरीदा, वाहन को कितने में खरीदा। यहाँ पर ये बता दिया है कि घोड़े को और कुल मिला के वाहन को उसने 40,000 रुपए में खरीदा है। तो अगर बात करें, मैं आपको बता दूं कि उसने घोड़े को कितने रुपए में खरीदा और वाहन को कितने रुपए में खरीदा, और यही आपसे पूछा जा सकता है। देखिए सवाल की आपको लैंग्वेज को समझना है। अगर कभी भी ऐसा बात कही जाए कि दो चीजें खरीदी जा रही हैं और उनको किसी मूल्य में खरीदा जा रहा है, ये क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि पहले वाली चीज को इतने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जा रहा है और उसके बाद लिखा हुआ दूसरी चीज को इतने प्रतिशत की हानि पर बेचा जा रहा है, तो सबसे पहले आप वही लिख लो। एक को इतने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जा रहा है और दूसरे को हानि पर बेचा जा रहा है साथियों, तो वो माइनस में उसको लिख लेना है आपको। और उसके बाद आपको ये दिया होगा कि कुल सौदे में 1% का लाभ हुआ है, तो आपको साथियों 1% ऐसे करके लिख लेना है। अब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस आपको लिख लेना है, यानी कि 10 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो साथियों 9 हो जाएगा। चलिए 5 और 1 का डिफरेंस, चूंकि ये माइनस का है, क्या ये साथियों माइनस का है, डिफरेंस निकालने के लिए ऐसे ही तो करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन आंसर आएगा माइनस में। तो कुल मिला के यहाँ पर आ जाएगा 6, माइनस से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 3 3 आपका 9 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ साथियों कि अब अगर दो अनुपात में घोड़े को खरीदा गया होगा तो 3 के अनुपात में साथियों वाहन को खरीदा गया होगा। अब टोटल राशि कितनी है, 40,000 टोटल राशि है और घोड़े को खरीदा गया है 2 के अनुपात में। टोटल यहाँ पर लिखेंगे 5 लिखेंगे, 2 और 3 5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, आपको घोड़े का मूल्य निकालना आ जाएगा, यानी कि पता चल जाएगा घोड़ा कितने का था। 5 एकम 5, 5 अट्ठे आपका 40 हो जाएगा, ये 8,000 आ गया। और 8,000 की 2 से गुणा करेंगे तो 16,000 साथियों यहाँ पर आ जाएगा। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था, तो 16,000 था। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगर आपको वाहन का क्रय मूल्य पता करना है तो इस 2 की जगह ये 3 आप लिख देंगे, क्योंकि ये 3 जो है ना ये वाहन का ही अनुपात है, तो 3 लिख देंगे, आपका उसका अनुपात निकल जाएगा वाहन का। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको यहाँ पर मेथड बताया है, ये किताबी भाषा में अगर आप इसको देखोगे तो आपकी समझ में ही नहीं आएगा। बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ा अजीबो गरीब सोल्यूशन वहां पर दे रखा था। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि ए किसी सामान को बी को बेचता है और 15% लाभ पर बेचता है। चलिए बी इसी सामान को सी को 5% की हानि पर बेचता है। परिणामी लाभ क्या होगा, यानी कि आपको बताना है कि लाभ होगा या हानि होगी। अगर लाभ होगा तो कितना लाभ होगा, अगर हानि होगी तो कितना लाभ होगा। आपको कुछ मतलब नहीं है, आपको ये बताया जा रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान को इतने प्रतिशत लाभ पर कुछ बेच रहा है, फिर दूसरा इंसान किसी तीसरे को इतने प्रतिशत हानि पर आपको बेच रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है साथियों, 15
ठीक है ना। 15 ये प्लस वाला आ जाए क्योंकि लाभ पर बेचा जा रहा है, ये माइनस पर बेचा जा रहा है 5%, और यहाँ पर साथियों प्लस, यहाँ पर एक तरीके से 15 गुणा -5, ठीक है ना, और 100 आ जाएगा। अरे भाई मैंने वही सूत्र लगाया है, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। ये किसका सूत्र है? ये पहला वाला प्रतिशत है, ये दूसरा वाला प्रतिशत है, वही यहाँ पहला वाला प्रतिशत, यहाँ दूसरा वाला प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें, देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। चलिए 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 3 आपका 15 हो जाएगा। तो 3 माइनस का आएगा साथियों, यहाँ पर 3 माइनस का आ गया और यहाँ पर 4 आ गया। तो 4 की 10 से करेंगे 40 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कुल मिला के 37/4 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 नीम आपका 36 हो जाएगा। एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूना साथियों 8 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगा है, 2 में 0 बढ़ा देंगे, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर साथियों बात करते, इतने का आपको क्या होगा साथियों, इतने का आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि 9.25% का आपको प्रॉफिट होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि एक आयताकार हॉल है साथियों, क्या एक आयताकार हॉल साथियों हमने यहाँ पर बना दिया। चलिए एक आयताकार हॉल हमने यहाँ पर बना दिया और कहा जा रहा है कि मान लीजिए उसकी सतह अगर ये 8 मीटर है तो ये 6 मीटर होगा। इतनी बात आपको बताई गई है। ये जो फर्श है ना, फर्श का वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, मतलब ऐसे करके एक ये टाइल्स बिछ गया, एक ये टाइल्स बिछ गया, एक ये, मतलब ये वर्गाकार बन नहीं पा रहे हैं। ऐसे करके कुल मिला के वर्गाकार आपको जो है ना वो टाइल्स बिछाना, ऐसा यहाँ पर बतलाया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिसका विकर्ण की अगर बात करें, ठीक है, वर्गाकार टाइल्स बिछाना, वर्गाकार का विकर्ण क्या है, 10√2 है। 10 रूट कितना है साथियों, 10√2 है। तो ऐसी कुल कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी, यानी कि इसमें कितने टाइल्स लगेंगे, 9600, 4800, 3200 या 4000, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए टाइल्सों की संख्या की अगर बात करें तो हॉल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदल लो क्योंकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर में दे रखा है। तो साथियों हॉल का जो क्षेत्रफल होगा वो 800 सेंटीमीटर गुणा 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको भाग दे दो किससे साथियों, टाइल्स के क्षेत्रफल से। टाइल्स का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 और 10√2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना। अब साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर बात करें ये 800 गुणा 600 हो जाएगा और ये नीचे वाला जो 2 है ना ये ऊपर पहुंच जाएगा, इसके गुणा में साथियों पहुंच जाएगा। अब नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे अगर बात करें 10 के ऊपर गुणा लगी हुई है तो 10 गुणा 10 हो जाएगा और रूट के ऊपर भी स्क्वायर लगा हो तो √2 गुणा √2 का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। उसके अलावा अगर कट करें साथियों ये कट हो जाएगा, इससे आपका ये 0, इससे आपका ये 0 कट हो जाएगा। 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 48 और डबल 0 यहाँ पर लग जाएगा। यानी कि साथियों 4800